बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मौजूदा कौमी असम्बली की जो उम्र है अभी 6 माह भी नहीं हुई, लेकिन इस कौमी असम्बली के एक अहम रुकन सरदार अख्तर मैंगल साहब ने आज अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। वो अपनी पार्टी के सदर भी हैं। उन्होंने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया है, इस पर पूरे मुल्क में बहस हो रही है। अभी सिर्फ चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कोयटा में एक आला सती इजलास की सदारत की थी और उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी। ज़रा सुने वज़ीर आज़म साहब ने क्या फरमाया था। जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। और आगे चल के वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जो पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानते उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो तो हमेशा से पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और इसी आइन के तहत हलफ उठा के वो बार बार कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होते रहे हैं। वो सूबा बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। वो गो के वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री का हलफ भी उठाया था। लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया, हालांकि वो आइन को मानते हैं। उन्होंने इस्तीफ़े के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ महमूद खान अचकज़ई खड़े थे जो कि कौमी असम्बली के रुकन हैं बलोचिस्तान से। अख्तर मैंगल साहब ने आज इस्तीफ़े में क्या कहा, ज़रा सुने। बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा, बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल चुका है। अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। वो असम्बली जो हमारी बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असम्बली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, इस असम्बली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। असम्बली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। इस सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान खोल। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ मैं इन अंधों के शहर में। और अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने आइन के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने बात की थी उसके बारे में भी आज बात की। क्या कहा, ज़रा सुने। आज जो आइन की बात कर रहे हैं कि जो कोई आइन के दायरे में रेख कर बात करेगा हम उनसे बात करेंगे। ये असेंबली आइनी असेंबली नहीं, ये असेंबली आइन के तहत नहीं बनी। हम तो उसमें बात करने आए थे, आप हमें वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता है कि अख्तर मैंगल साहब ने कौमी असम्बली में बात करने की कोशिश की, उनको बात करने की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब क्या मामलात हैं, क्या हुकूमत, क्या स्पीकर कौमी असम्बली उनका इस्तीफ़ा कबूल करेंगे नहीं करेंगे, क्या हुकूमत उनसे अपना इस्तीफ़ा वापस लेने पर बात करेगी नहीं करेगी, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब चीफ विप हैं मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में, और डॉक्टर निसार जट साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। तारिक फजल चौधरी साहब, अख्तर मैंगल साहब अपनी पार्टी के वाहिद MNA थे और पिछले दिनों एपिक्स कमेटी की मीटिंग थी कोयटा में, उसमें उनको बुलाया गया, वो नहीं गए। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आपका क्या ख्याल है कि स्पीकर साहब फौरी तौर पे उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है मेरे साहब कि उनका इस्तीफ़ा फौरी तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा। वो एक इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है। पाकिस्तान में सियासत में उनका अपना एक बड़ा ऊँचा मकाम है और बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से वो एक बहुत नुमाया और एक बहुत हैवी वेट पॉलिटिशियन है। आपने उनका तफसीली तारुफ़ कराया। यकीनन वो चीफ़ मिनिस्टर भी रहे और उनकी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी है बलूचिस्तान की। देखिए, उनके जो खदशात हैं या उनके जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जिस एपेक्स कमेटी के इजलास की आप बात कर रहे थे, देखें उसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, आर्मी चीफ़ मौजूद हैं, DG ISI मौजूद हैं, हमारे चीफ़ मिनिस्टर मौजूद हैं, गवर्नर मौजूद हैं, उनकी सारे बाकी वज़रा मौजूद हैं। तो ये इजलास इस्लामाबाद में भी हो सकता था, वहाँ जाके, और वज़ीर दाखिला मौजूद हैं जो मोस्ट कंसर्न पर्सन। कोयटा में जाके करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बताया जा सके पूरे मुल्क को कि बलूचिस्तान हमारे लिए उतनी ही अहमियत का हामिल है और उसके मसाइल को हल करना हम उतना ही ज़रूरी समझते हैं जितना KP, जितना सिंध और जितना पंजाब। तो हमारी डेडिकेशन में या कन्विक्शन में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है गवर्नमेंट की। गो के बलूचिस्तान के मसाइल मुख्तलिफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो पेचीदगी मुख्तलिफ है। लेकिन देखें, मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो लोग नाराज़ हैं और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा और पॉलिटिकल डिबेट के ज़रिए वो पॉलिटिकल धारे में और मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, उन्हें ज़रूर लाया जाएगा। कोई अना नहीं है गवर्नमेंट की, किसी काम से हम दरेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई अलहदगी पसंद है
तो फिर ये भूल जाएं कि वो बलोचिस्तान में है, वो अब KP उनको तो में भूल है। जाए ना, अलहदगी पसंदों की तो मैं बात यही ही नहीं अर्ज हो कर रहा रही, हूं। यहाँ पे तो अख्तर मैंगल की बात हो रही है। ना मैं बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो अलहदगी पसंद पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो, वो फिर जाहिर है उसको निपटने के तरीके और हैं और उससे उसी तरह निपटा जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये वॉइसेस हैं। और मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात और कर दूं जो बड़ी ही अहम बात है कि PDM की गवर्नमेंट में भी अख्तर मैंगल साहब हमारे अलाए रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि जो इन्होंने अपने इलाके की बेहतरी के लिए फंड्स, काम, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ने ऑनर किया और ज़ाती हैसियत में इनको बहुत ऑनर करते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला जो भी इशूज़ इनके होंगे वो ज़रूर, और बलोचिस्तान में डिबेट के हवाले से हमारा एक खुसूसी सेशन हो चुका है कि वो डिबेट ज़रूर होगी, जॉइंट सेशन हो रहा है उसमें भी होगी। तो ये कहना कि कोई मतलब वो यहाँ पे बात सुनता नहीं है स्पीकर साहब, तो मैं ऑन लाइटर साइड कहूँगा कि उनके लिए अपोजिशन को टाइम शायद ज़्यादा देते हैं और गवर्नमेंट बेंचेस को कम देते हैं। लेकिन जब आज अख्तर मैंगल साहब जब उठे थे तो उस वक्त स्पीकर साहब नहीं बैठे हुए थे, आपकी पार्टी के एक यंग MNA जो हैं वो स्पीकर की कुर्सी में बैठे हुए थे। अच्छा, डॉक्टर निसार जाट साहब, आपका क्या ख्याल है कि अभी तो आपकी इस असम्बली की उम्र 6 महीने भी नहीं हुई और अख्तर मैंगल साहब जैसे सीनियर सियासतदान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनको अब इस्तीफ़ा वापस ले लेना चाहिए या अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब आपका। अमीर साहब देखें, मैंगल साहब हो गए, महमूद खान अचकज़ई साहब हो गए, मौलाना साहब हो गए, ये सब रजीम चेंज के वक्त जो है वो मुकम्मल तरीके से मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के दाएं और बाएं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। मौलाना साहब ना निकलते तो इनके तो बिल्कुल जान भी नहीं थी इनके हाथों में। ऐसे लोग वो और जब ये सेटअप आया, PDM 2 आई जब, तो उसमें वो लोग माइनस नज़र आए और वो फिर सिर्फ माइनस नज़र नहीं आए, जब वो इनसे दूर हटे हैं, उनके क्या इख्तलाफात हैं, लोकल लेवल पर हैं, कौमी सतह पर हैं, जो भी इख्तलाफात थे, उसके बाद उनको इन लोगों ने ना सिर्फ कॉर्नर नहीं, लेकिन आप डॉक्टर साहब, सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, ये भी याद रखें कि जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत कायम हुई थी तो जो 4 वोट थे अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के, वो इमरान खान को मिले थे, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी के साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया था और उसमें जो अहम नुकात थे, उसमें जो सबसे अहम मसला था, उसका अगर मैं जिक्र करूंगा तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो मिसिंग पर्सनस का मसला था। वो मसला हल नहीं हुआ तो अख्तर मैंगल साहब ने आपकी पार्टी की हुकूमत का साथ छोड़ दिया था। मेरा ख्याल है कि ये देखें, मिसिंग पर्सन का जो है वो तो मीर साहब पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जितना आपने उनका मुकदमा लड़ा है वो अभी तक मामला हल नहीं हुआ है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनमें इनकलाबी शायर हैं और वो अपनी बातों से जो है वो अपने मामलात को उजागर करते हैं, जब उनकी बातें हाईलाइट होती हैं वो गायब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके मामलात को किसी ने भी एड्रेस नहीं किया। और सबसे बड़ा जो वाक़या जो रिसेंटली हुआ कि वहाँ पर शनाख्ती कार्ड देख कर उतार कर उनको मारा गया, और वो जो चीज़ है वो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक ऐसे मामलात में अगर वज़ीर दाखिला खड़े होकर कह दे कि इन दहशतगर्दों के लिए एक SHO ही काफ़ी है, तो मेरा ख्याल है कि वो SHO नामजद करके अब आपका क्या ख्याल है, अख्तर मैंगल साहब को इस्तीफा वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मीर साहब, मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान को कायम दायम रखने के लिए, पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रखने के लिए हम समझते हैं कि सियासी क़ुव्वतों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मैंगल साहब को नज़रसानी करनी होगी, वो आए और बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ स्टैंड करेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, तो इस पर तो लग रहा है कि आपका और निसार जाट साहब का एक ही मौक़िफ़ है, तो फिर हुकूमत और अपोजिशन मिल के जाएगी अख्तर मैंगल साहब के पास या हुकूमत अकेले के लिए जाएगी? नहीं, ये हमारे साथ चलें जी, मोस्ट वेलकम। हम तो अपोजिशन को हमेशा ये कहते हैं कि सियासत जो है वो हम सियासी मैदान में करते रहें एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन जहाँ मुल्क की सालमियत की बात आती है, जहाँ पे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की, सलामती की, तरक्की की बात आती है, तो वहाँ पे आप अबव पार्टी लाइंस चला करें और चलना चाहिए। ये हमेशा एक कौमी सोच होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, बलूचिस्तान में ये जो वाक़या हुआ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतार के जो दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्हें कत्ल किया जाए। ये पाकिस्तान में कहीं नहीं है, बलूचिस्तान में ये वाक़यात हुए हैं। और अब उन अवामिल का जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हैं, ज़ाहिर है उनके साथ तो आप किसी तरह की कोई रियायत नहीं कर सकते, वो तो एक अलग चैप्टर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन हम इंशाल्लाह मैंगल साहब के पास जाएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, मसाइल से अलग हो के आप मसले को हल नहीं कर सकते।
आपको असम्बली में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कौमी धारे में रह के ही, आज अख्तर मैंगल साहब कौमी धारे में हैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुल्क में एक बहुत बड़ा धमाका किया है उन्होंने, इसलिए कि वो इस ऐवान का हिस्सा है। वो अलग होकर घर बैठ जाएंगे तो वहाँ कौन जाता है? लेकिन ऐसा भी हुआ माजी में, माजी बहुत ही करीब में कि अख्तर मैंगल साहब ने तकरीर की कौमी असम्बली में और पीटीवी ने उनको ब्लैकआउट कर दिया, और पीटीवी के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ब्लैकआउट कर दिया, जिसका उन्होंने आज शिकवा किया है कि उनको ब्लैकआउट किया जाता है। ज़ाहिर बात है कहीं से फ़ोन तो आता है ना। नहीं देखिए, माफी चाहता हूँ, एक सवाल मैं भी ऐड कर देता हूँ आपके सवाल के साथ। ये ब्लैकआउट वाली बात तो कॉमन है ना हाउस में। खान साहब की तस्वीर दिखाई थी मैंने, तो वो भी ब्लैकआउट हो गया था। ये बता दें कि ये जो इतनी कत्लो गारत बलूचिस्तान में हुई है, आपने अभी तक एसएचओ ढूंढ लिया है कोई? कि अभी तक एसएचओ ढूंढ रहे हैं कि कोई फैसला भी? मेरा ख्याल है वो एक नॉन सीरियस स्टेटमेंट थी, उसको ऐसे ही मतलब कि फिर आप उसको वजीर दाखिला है। जी जी जी। देखिए, जो ब्लैकआउट होने वाली बात है, आपने कहा कि इमरान खान का नाम लिया या तस्वीर उनकी दी तो ब्लैकआउट हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब कितना अर्सा ब्लैकआउट रहे हैं मीडिया से, आप बताएं मीर साहब? आपका काफ़ी अर्सा रहे और हम उसकी भी मजम्मत करते थे, और हम अब इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती इसकी भी मजम्मत करते हैं। मैं आपके साथ हूँ। ओ क्या बात है जी, आपके साथ हूँ। मैं भाग के दिल चाहे आपको गले लगा लूं, सुबह मैं तस्वीर ले आऊं, लेकिन फिर मैं सुबह तस्वीर ले आऊं। ले अभी जेब से निकाल लें, अभी जेब से मैं ये आप माने कि ये एक असूली सियासी, एक अच्छे सियासी कारकुन वाली बात है। डॉक्टर साहब अच्छे सियासी जरूर हैं, बातें अच्छी करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। इसमें डॉक्टर साहब ये आपकी बात को मैंने अप्रिशिएट इसलिए किया कि मीडिया का जर्नलिस्ट जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर या तस्वीर हम नहीं दिखा सकते थे अपने चैनल पे और हम उसकी मजम्मत करते थे, तो फिर अब वही काम अगर इमरान खान के साथ हो रहा है तो हम किस मुंह से इस अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप को सपोर्ट करना शुरू? थोड़ी सी बात मैं ऐड कर दूं, हल्की सी। हैविंग सेड दैट, आई ओन व्हाट आई सेड, बट नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था कि जाके फौजी तनसीबात पे हमले करो, GHQ पे हमले करो, कभी नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह 3 दफ़ा जिस जाली तरीके से, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले के नतीजे से निकाला गया, वो आज भी सब उस बात के गवाह हैं। लेकिन हमने रिएक्ट ये नहीं किया कि GHQ के सामने जाकर, इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं मैंने कहा वहाँ जमा हो जाओ, हमने तो कोई कॉल नहीं दी। राना सनाउल्लाह ने कॉल दी, उसके ऊपर हिरान ट्रस्ट के मुकदमे बनाए गए, हम सब गिरफ्तार हो, लेकिन हमने नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पे हमले कर दो। GHQ ये फ़र्क है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल, ये हमसे एक स्टेप आगे चलेंगे, एक नहीं 10 कदम आगे चलेंगे। अच्छा, पता नहीं यह पूरा क्लिप हमारे पास है या नहीं है, लेकिन आज अख्तर मैंगल साहब ने जब कौमी असम्बली में तकरीर करने की कोशिश की तो उनकी तकरीर अभी शुरू ही हुई थी और एक MNA साहब खड़े हो गए। ताल्लुक़ उनका जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से है, नाम उनका है हमीद हुसैन, लेकिन वो PTI के साथ बैठते हैं बेंचों पे। देखें वो क्या कह रहे हैं। मैं अमन के लिए दामन फैला रहा हूँ, खुदा रहा हमें अमन दे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। हमारा एक मसला है लैंड डिस्प्यूट का, हम उधर डिस्प्यूट खत्म करने जा रहे हैं, उधर मोर्चे बनवाए जाते हैं। मैं कोरम डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, गवर्नमेंट की रेट नहीं है उधर के हालात आ गए। मैं ऐसे कर देता हूँ, फायदा कोई नहीं, हम मर रहे हैं, लोग उधर मर रहे हैं और इधर ये उसको कोई परवाह ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा जी कोरम जो है वो पूरा नहीं है, और कोरम की निशानदेही हुई और उसके बाद अख्तर मैंगल साहब तकरीर नहीं कर सके। तो ये तो कम से कम आप डॉक्टर निसार जट साहब कह सकते थे हमीद हुसैन साहब को कि अपना शिकवा ज़रूर करें, कागज़ भी फाड़ें, लेकिन अख्तर मैंगल को तकरीर तो कर लेने दें। मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। अगर कोई बात ऐसी होती तो हम बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट के हालात तो ऐसे हैं कि इनके साथ साथ 6-6, 5-5, 6-6 मेंबर्स बैठे होते हैं। कोरम पॉइंट आउट करना हम अगर करने पर आए तो ये तो फिर इजलास चला ही ना सकें। मेरा ख्याल है कि अगर पार्टी में या उन्होंने हमसे मशवरा किया होता इस बात करने से पहले तो हम उनको ये ज़रूर राय देते कि आप कोरम पॉइंट आउट ना करें। हमने माजी में भी 2-3 बार ऐसा हुआ है, बल्कि परसों 3-4 दिन पहले कोरम पॉइंट आउट हुआ। हमने खुद स्पीकर साहब से जाकर कहा कि जी आप हम अपने वापस लेते हैं, ये गालबन बैठे हुए थे और वो दोबारा हमीद हुसैन साहब का आपसे मशवरा नहीं हो सका। ये आपने मीर साहब बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेस किया, जो कि फैक्ट है कि अख्तर मैंगल साहब अवान में तकरीर इनकी वजह से नहीं कर सके, तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं कर सके। दूसरी बात ये, उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपके खिलाफ थी। दूसरी बात ये है कि हमें इन्होंने कहा जनाब कि आपके मेंबर पूरे नहीं होते। ये इजलास के इख्तितामी चंद मिनट थे, आखिरी तकरीर अख्तर मैंगल साहब की होनी थी। मेंबर ज़ाहिर है फिर उनकी वो तादाद कम हो जाती है,
लेकिन डॉक्टर साहब ने ये एतराफ़ किया है, जुमे को भी कोरम पॉइंट आउट किया, फिर कहते हैं हम स्पीकर साहब के पास गए, आज फिर वो हमने अपन एक ही की ना। आप नहीं इस तरह तो नहीं ना कि डॉक्टर साहब आप हाउस चला रहे हैं, आप कोरम भी ना बिठाएं। हमने खाली बेंचों को हमारे जो मेंबर उठता है ना कोई मिनिस्टर बैठा होता है, ना कोई मिनिस्टर बैठा होता है, ना कोई बात। मैंने आज बहुत सोच समझ के दो डॉक्टर बुलाए हैं, तो दोनों डॉक्टर साहिबान आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, इल्तमास है कि अपनी अपनी बारी पे बोलें। और अगर आप इजाज़त दें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, तो मैं डॉक्टर निसार अहमद जट साहब को एक सवाल कर सकता हूँ? करें जी, मेरा भी टाइम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि चलें हमीद हुसैन साहब से तो आपका सलाह मशवरा नहीं हो सका, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब तो हर बात जो है वो पूछ के करते हैं ना, वो तो आपके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह भी हैं। तो सुने, महमूद अचकज़ई साहब आज अख्तर मैंगल साहब के साथ खड़े थे, लेकिन एक दिन पहले तक वो क्या फरमा रहे हैं? मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफिक है। इस पार्लियामेंट को सही जमहूरी इलेक्शन के ताकत का चश्मा बनाए। साईं जब स्पीकर, ये मुल्क बरानों से निकल जाएगा। मेरा दोस्त मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियाँ मारते हैं। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि अचकज़ई साहब कह रहे हैं मैं न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा, मैं हर पार्टी से मुज़ाकरात करूंगा, उसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून भी आ जाती है। लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है नहीं, हमने मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। तो अब जब आप एक इत्तेहाद में इकट्ठे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, तो अचकज़ई साहब की पॉलिसी कुछ और नज़र आती है, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कुछ और नज़र आती है, इसकी क्या वजह? जी नहीं, अपना मीर साहब बड़े क्लैरिटी है इस मैटर में। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा मैंडेट दिया हुआ है अचकज़ई साहब को कि आप जो हैं पॉलिटिकल लोगों से भी बात करें। और पहले आपको मालूम है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा था मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा। हमने दोबारा उनसे ये बात की कि नहीं, आपको इंगेज करने का, आपको आगे बिठाने का मतलब ये है कि तमाम कुव्वतों से बात करें, हुकूमत से भी बात करें, एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करें, और आइन की बालादस्ती जो हकीकी मानों में जो पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप ब्रिज बने और सबको कम्युनिकेट करके और उसके ऊपर लेकर आएँ। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई अबाम नहीं है। हाँ, रऊफ़ हसन साहब की स्टेटमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मीर साहब हम समझते हैं कि हम बराह रास्त नून लीग से क्यों नहीं बात कर रहे कि नून लीग का बहुत गैर संजीदा रवैया है। डॉक्टर साहब हमारे भाई बैठे हुए, अपना ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आप सुन लें, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। एहसन इकबाल साहब की बात सुन लें, अलग है। सनावला की बात सुन लें, वो बिल्कुल अलग है। उनकी आपस में बातें नहीं मिलती और हमारी रोज़मर्रा खिंचाव का, हम तनाव का शिकार रहते हैं हाउस में। स्पीकर साहब उन्हें आखिरी टाइम पर बात करने का मौका देते हैं, वो हमें लान तान करते हैं, गालियां देते हैं, चले जाते हैं, हाउस अर्जन हो जाता है। जब हमारी बारी आती है तो ये चले जाते हैं। हम तनाव में फंसे हुए हैं, हम बराह रास्त इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। हाँ, एक 9 मई का जो एक पॉइंट है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर फोरम पे कहता हूं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ना तो गेट नंबर 4 से जा रहे हैं, ना हुकूमत मांगने जा रहे हैं। हम 9 मई के ऊपर अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो कि बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान एक तनाज़ा है, तनाव है। अगर माहौल ऐसा को बने तो हम अपनी सफाई, अपनी क्लैरिटी देखें। करना तो मामला जुडिशल कमीशन की तरफ अगर हम आते हैं तभी हुकूमत ने करना है, जो कि ये नहीं करेंगे। फॉर्म 47 अगर हम मांगते हैं हुकूमत ने करना, जो कि ये नहीं करेंगे। तो हमने अपनी पोजीशन क्लियर की कि हम डायरेक्ट किसी से बात नहीं करेंगे। हमने मैंडेट महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ताकतवर हलकों से भी बात करें, पॉलिटिकल लोगों से भी बात करें, और अगर कोई मुस्बत नताइज निकलते हैं हम सब इकट्ठे होंगे। और हम सोचते हैं नून लीग के साथ एक और भी है, क्योंकि अगर बात होनी है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से होनी है। मियां नवाज शरीफ साहब अपने मौकफ से, अपने बयानी से पीछे हट चुके हैं। वोट को इज्जत दो जो है उससे वो पीछे हट चुके हैं। अब वो बेचारे फंसे हैं अपनी बेटी की वजारत आला की वजह से। अब मुझे भी पता है वो बड़े दुखी बैठे हुए हैं, वो दुखी बैठे हैं। आपको कैसे पता है? जी, अब हमारे भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठे रहोगे, दुख सुख बोलते रहते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब ने आपको कोई बात नहीं बताई, मुझे पता है। लिहाजा आपको कोई बात नहीं बताई, लिहाजा आपको कहीं और से बात पता चली है। उनके नाम के साथ भी चौधरी लगता है, लेकिन वो बहुत छोटे हैं इनसे। चले आपका सोर्स ठीक हो गया लेकिन वो दुखी हैं, और वो दुखी हैं वोट को इज्जत दो का नारे से पीछे हटकर
हुकूमत लेकर अब वो डबल माइंडेड है, ना तो वो अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड कर पा रहे हैं, ना वो हुकूमत को सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर वो हुकूमत की तरफ आते हैं तो अपने बयानिए से मार पाते हैं। तो इस सारी सूरत तारिक फजल चौधरी साहब, अब ये बताएं कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो अगर आपकी पार्टी से रब्ता करते हैं कि हाँ जी मुज़ाकरात कर रहे हैं मेरे साथ, आइन की बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठे होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है, तो मुस्लिम लीग नून उनसे बातचीत करेगी? ये सब बिल्कुल करेंगे। देखिए, वो पाकिस्तान की सियासत का एक शख्सियत नहीं है बल्कि बाब हैं पूरा, और उनका माशाल्लाह बड़ा एक शानदार कंट्रीब्यूशंस हैं। हमेशा मैंने जब भी उनकी तकरीर सुनी है वो आइन से शुरू करते हैं और आइन पे ख़त्म करते हैं, तो लिहाजा अपराइट पॉलिटिशियन है, इंशाल्लाह ज़रूर उनसे बात करेंगे। और उनकी बात भी बड़ी खुशाइंद है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करूँगा। देखें, एस्टैब्लिशमेंट को हम लोग समझते हैं कि शायद हम सब से अलग एक वो कोई जिन है, कोई देव है, और उससे बात करें कि ना करें, आगे हों पीछे हों। भाई बात यह है कि मुल्क की सलामती के जो ज़ामिन इदारे हैं वो सारे मिल के एस्टैब्लिशमेंट, इसलिए ना कि कभी आप अगर किसी ज़माने में हम उनको खलाई मखलूक भी तो समझा करते थे ना। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ, बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को जो ये समझते हैं ना कि जनाब सर तो आज हमारी दोस्त है, आज हमारी दोस्त है, कल हमारी दोस्त होगी या नहीं होगी, वो किसी की दोस्त नहीं है। वो अपनी एक पॉलिसी पे चलते हैं। यस, दे हैव अ पॉलिसी। वो पॉलिसी है पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, और वो अगर हम उस पॉलिसी के तहत काम करेंगे वो हमारा साथ देंगे, जब तक करेंगे हमारा साथ देंगे। अगर वो देखेंगे कि ये काम नहीं कर पा रहे, चले आज नहीं डिलीवर कर पा रहे, वो कितना लंबा साथ देंगे हमारा। कि आपको भी पता है कि वो किसी के दोस्त नहीं है। मुझे अच्छे तरीके से पता है वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। पाकिस्तान के वो उनके दोस्त हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करें। ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये पता चल गया पॉलिसी उन्होंने देनी है, इन्होंने नहीं देनी है। अब इमरान खान साहब का बोझ उन्होंने 4 साल बर्दाश्त किया ना। मैं अपनी बात को एक और मिसाल से बता रहा हूं। आपका तो 50 साल से पूरा सपोर्ट किया, सब कुछ किया। उन्होंने 4 साल बाद देखा यार ये तो बोझ ही है, और तो अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, कोई कंटेंट ही नहीं है। और ये अगर हम भी ये करेंगे तो हमारा बोझ भी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्लियर बात है। वी हैव टू डिलीवर, हमें काम करना पड़ेगा। पार्लियामेंट को ताला और लगा ये दे। बड़ी खुशी की बात है जो अचकज़ई साहब ने की है, उनसे बात करें। ये कोई ऐसी मुज़ाकिरे वाली बात नहीं है। बातें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना आपके भाई डॉक्टर साहब। सर फिर चेंज किधर है? फिर यही करना है ना, फिर यही करना है, फिर ये हाँ तो यही तो करना है, यही तो पावर पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। मतलब के को गालियां दे के आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, इदारों को गर्दन गालियां दे के आप हाजिर क्या है, करना जिसने चाहते हैं? हार पहना लिया वो इक्तदार में आए, अगले की आई तई फेरे, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई आपने खिलाकियत नहीं। पाकिस्तान कहाँ कर खड़ा हो गया? 47 साल से लेकर आज तक का जो नुकसान आते हैं वो किसने पे करने? सर सियासी लोगों ने। मीर साहब, इस पाकिस्तान को जब भी किसी ने बचाया ना वो सियासी लोगों ने बचाया है। ये तारीख इस बात की गवाह है, और इसको सियासी लोगों ने ही बचाना है। आप लोगों को वो इंतहाई मौसर कदम उठाना पड़ेगा। तो सियासी लोग, आप बात सही कर रहे हैं, एक मिनट, तो सियासी लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर हमने सियासी लोग हमने इसीलिए महमूद खान अचकज़ई को अपना नुमाइंदा बनाकर ब्रिज बनाकर भेजा। किस मकसद के लिए बनाया है? किस मकसद के लिए बनाया है? मैं तो आपके इसी मकसद के लिए बनाया ना कि कोई सियासी या पॉलिटिकल हल निकल सके। हाँ, वो मौसर आदमी है, वो पार्लियामेंट में सारी जिंदगी उन्होंने काम किया है। देर आए दुरुस्त आए। आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूं कि मुल्क को इस बुरहान से पॉलिटिकल पार्टीज मिल के ही निकाल सकती हैं। एस्टैब्लिशमेंट आपको सपोर्ट देती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट देती है रियासत के लिए। वो फ्रंट पे आगे नहीं वो काम कर सकती जो सियासतदान कर सकते हैं। सर आप आज बैठे, आपने कहा आपने उनको अपना नुमाइंदा बुलाया, बहुत अच्छे। आप 10 साल बाद बैठे, आपको बैठना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, और यही वाहिद हल है। शुक्र है कि आप में ये सोच आ गई है। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल डायलॉग इमरान खान साहब को भी समझाएं ना। ठीक है जी, उनको भी समझाएं। हम मुझे नहीं पता करते हैं। और ये इमरान खान कैदी नंबर 804 ने नुमाइंदा दिया है ना कि महमूद खान अचकज़ई को जो वैसे जेल में उन्होंने दिया है ना। डॉक्टर साहब वो पता नहीं सुखी हैं या नहीं सुखे। नहीं, मैंने कहा पता नहीं दुखी है सुखी है, लेकिन जब आप सुबह 7:30 बजे भेज देते हैं ना आजम स्वाति साहब को और बैरिस्टर गौहर को, सुबह 7:30 बजे जेल खुलवा के उनकी मीटिंग करवाते हैं, तो वो काफी उनको खुशी होती है उसकी। अच्छी बात है। रोज तो आपकी इजाजत से मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आज जजों की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया दानियाल चौधरी साहब ने कौमी असम्बली में, और सेनेट में तो वो बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया गया, लेकिन कौमी असम्बली में बिल मुअख्खर हो गया, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भिजवाया गया। कोई बात समझ नहीं आई। प्राइवेट मेंबर डे था और प्राइवेट मेंबर ने ये बिल लेके आए, और इस पे अपोजिशन की ये राय थी कि ये
इस मैटर पे एक प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लेके आ सकता, तो स्पीकर साहब ने नहीं रेफ़र किया, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये इशू ऐसा है कि इसके ऊपर मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ज़ाती राय दे दूँ, फिर उसके बाद हम अपनी पार्टी की राय पे आएंगे। और आप यकीनन मुझसे इत्तफाक करेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं जी जजेस की तादाद 25 हो रही है या 20 हो रही है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 50 होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होनी चाहिए। मीर साहब, जिस मुल्क इंडिया में सिर्फ 30 है, सुप्रीम कोर्ट और आपके चारों हाई कोर्ट्स में लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग हैं और संगीन तरीन जराइम, कत्ल के मुकदमात, उनके फैसले नहीं हो रहे, रेप केसेस हैं, अगवा बराए तावान है, डकैतियाँ हैं, और वो 10-10 साल से मुलजिम बैठे हुए हैं। साबित शुदा हाई कोर्ट से फैसला हो गया जी सजाए मौत है, हाई कोर्ट से फैसला हो गया जनाब कि उसको टांगना है, वो केसेस पेंडिंग है, 8-8 साल नहीं केस लग रहे। तो क्यों तादाद ना बढ़ाई जाए? वो कितनी ज़बरदस्त बात किसी ने की है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बात यह है कि 18 साल बाद आपने क्या इंसाफ देना है जब एक कत्ल के मुकदमे में फैसला 15 साल नहीं होता तो दोनों ग्रुप आपस, और 40 साल बाद आप अपने फैसले बदल देते हैं। वो 4-4 बंदे एक दूसरे के 8-8 बंदे मैदान में मार चुके होते हैं, वो ग्रुप्स, उनको आप इंसाफ दें। कत्ल के मुकदमे का फैसला 6 महीने के अंदर हो, बंदा फांसी लगे। मीर साहब, एक सिर्फ जुमला कह दूं और डॉक्टर साहब इत्तफाक करेंगे, हम बेशुमार ऐसे जनाजे पढ़े हैं अपनी पॉलिटिकल कैरियर में जो बंदे कत्ल हुए हैं। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में कोई ऐसा जनाजा नहीं पढ़ा जिसको फांसी लगी हो। भाई क्यों? वो 200-250 बंदा जिनके हम जनाजे पढ़े हैं जो कत्ल हुए हैं, वो जिन मार गए हैं, उन बंदों के फैसले क्यों नहीं हो रहे? उनके क्यों नहीं टांगा जा रहा? हमारे जो तादाद क्यों ना बढ़े? जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उनको फांसी हुई थी तो उनका जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। याद रखना चाहिए हमें ये बात, ठीक है ना। अब आप ये बताएं जी कि बिल मौखर हो गया है, तो बिल ने आना तो है, ये तो आपको भी जी मालूम है, तो पास तो हो जाएगा। मीर साहब, इन्हें साथ देना चाहिए हमारा इस नेक मीर साहब, नेक काम है जी। मैं बताता हूँ मीर साहब, मुझे ना आपने थोड़ा सा मौका देना है ताकि आप अपने दिल की बात पूरी दिल की बात आपके सामने, पूरी दिल की बात आपके सामने रख डॉक्टर को गिला ना रहे। मीर साहब, 9 मई अदलिया में आज तक कुछ नहीं साबित कर सके। हुकूमत बना ली, हम अपोजिशन में बैठ गए। ये मामला कब शुरू होता है? जिस वक्त हमारे रिजर्व सीट्स का फैसला आता है। रिजर्व सीट का फैसला जब आता है, उसके बाद क्या होता है कि फौरी तौर पे कहा गया कि जी तादाद बहुत कम है, लिहाजा एडहॉक जजेस की तैनाती कर दी जाए। आपने जजेस की तैनाती को मशकूक कर दिया, उसकी टाइमिंग्स को, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कंट्रोवर्सी आ गई, आपने पार्लियामेंट की ताकत सामने लाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने लाकर खड़ी कर दी। आपने 2 इदारों को टकराव कर दिया। उसके बाद जब आप लोगों ने कहा जी फ्लोर अपना MNS खरीद लिए जाए। MNS जो है वो नून लीग PTI के चले गए, भाग गए सारे, ज्वाइन कर गए, को फला पार्टी ज्वाइन कर गया, को फला पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया। एक मेंबर नहीं टूटा अभी तक इनसे। जब मेंबर नहीं टूटा, अब इन लोगों ने तादाद बढ़ाने के नाम पर वही साजिश करनी कि जी अपनी मनमानी के फैसले करवाने, अपनी सोच को आगे लेकर चलना, उसके तहत ये काम हो रहा है। मीर साहब, यहाँ पर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के 24 जज आपके रिक्वायर्ड हैं। आपकी लोअर कोर्ट का आलम यह है कि आप जाएं और मुचलका आप जज के सामने 2000। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बढ़ाने हैं तो हाई कोर्ट्स में भी बढ़ाएं। इस्लाहत करनी पड़ेगी सर, इस्लाहत करनी पड़ेगी। आपके प्रोसिक्यूशंस के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन के जो मसाइल हैं आप उनकी तरफ आना नहीं चाह रहे। आप उसमें भी सियासत को उसमें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला या रिजर्व सीट्स पे उसकी रिव्यू पिटिशन जो है उसकी हेयरिंग होनी है, तो हुकूमत चाह रही है कि जब रिव्यू पिटिशन हो तो उस वक्त तक जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, हम अपने माइंड सेट के फैसले ले सकें। अच्छा चलें, ये तो अब आपका एक इल्ज़ाम हो गया। लेकिन अब आप सर एक बताएं, थोड़े दिन पहले आप आए थे तो आपने कहा था कि PTI वाले देना दरख्वास्त तो इस्लामाबाद में हम इनको जलसे की इजाज़त देंगे, तो अब 8 सितंबर को इनका जलसा हो जाएगा कि नहीं होगा? मेरे से पहली बात तो ये है कि जो मेरे भाई ने बातें की हैं ये सरासर इल्ज़ाम है। खामखा हमारी नीयत पे शक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। क्या पता मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, ये हमारे दिमाग को रीड करके बता रहे हैं। जैसे अभी नहीं कह रहे थे कि मियाँ साहब दुखी हैं, ओ भाई मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान दुखी है या सुखी है, इनको पता है ना। तो ये कमेंट ही जो है ना ये ठीक नहीं कर रहे। एक बात आपके पास ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपने जलसे की बात की, देखिए खुद कह रहा है अगर ये जलसा कर लें
तरनोल कर लें, रबात कर लें, हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है? तो कर लेने काक फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी बंदे आ जाएं, थोड़े आएँ, ज़्यादा आएँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है मीर साहब, ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद। यहाँ ये कहते हैं जनाब कि हमारा आइनी हक़ है एहतजाज, तो इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स के आइनी हुकूक जो है ना उनको तो मुअत्तल करते हैं, फिर ये कभी शहर बंद तो करते इन्होंने हैं, कभी सड़कें तरनौल बंद में करते जलसा हैं। करना है। पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन को आज मारा है। पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन मारा है आप लोगों उन्होंने ने, रोड बंद की। आज आप लोगों ने मारा है। मैं हाउसिंग मारा है। मिनिस्टर नहीं हूँ। ना, ना। देखें जी, पीडब्ल्यू देखें, हम आपको लटका पीडब्ल्यू के मैं मुलाजमीन कल की वो देख कल लें, की बात सारे सुनो उधर- ना। उधर यार देख डॉक्टर लो। साहब मुझे थोड़ा सा मुकम्मल करने देना। कल उन्होंने रोड बंद की इस्लामाबाद की, कश्मीर हाईवे। मैं आपको अपना कंसर्न बता रहा हूँ, बीइंग एमएनए फ्रॉम इस्लामाबाद। मैं हाउसिंग मिनिस्टर नहीं हूँ, ना मैं पीडब्ल्यूडी को देखता हूँ, लेकिन मैं इंतजामिया के पास गया, मैं उनके पास गया, उन्हें लेके आया, मैंने मिनिस्टर से उनकी मीटिंग करवाई, एश्योरेंस दी। क्यों? इस्लामाबाद के लोगों को तकलीफ थी कि शहर बंद है। ये जलसा हमारी सेहत में कोई फ़र्क नहीं है, बट ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है कि वो करें या ना करें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने फैसला करना है कि इस्लामाबाद को चौक ना करें, भले हमने करें। जो लोकेशन चेंज लेकिन कर ली है, अगर आप- बकर मंडी की तरफ हम चले गए हैं, उसका इस्लामाबाद से लेना देना कोई नहीं है। डीसी से आज मुलाकात हो गई है, एनओसी हमें मिल गया है। अब देखते हैं इनमें देखें कितना जी, हौसला एनओसी है। मिल गया आपको जी आज उन्होंने कह दिया कि जी आप ले लें। अब जी अब बिल्कुल। तो आज जलसा अली- मुल्तवी नहीं होगा। अली मोहम्मद खान इसका साहब, शुक्रिया तो अली अदा कर मोहम्मद दें। खान साहब आज गए हैं, उनकी मैंने खुद सुना है कि उनको उन्होंने इजाजत दे दी है। जो लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की, उन्होंने कहा जी आप जलसा कर लें। अब बराए मेहरबानी ये कैंसिल ना करें। नहीं, ये कैंसिल ठीक है? नहीं करेंगे। और अगर हाँ अब जी। ये कैंसिल नहीं करेंगे। अब ये ना जी हो साहब, कि डॉक्टर साहब ने- आप कैंसिल कर दें। नहीं, डॉक्टर साहब नहीं ने इंशाल्लाह ताला मेरी बात 8 की तारीख को मुकम्मल- 8 तारीख को जलसा भी होगा। हम अपनी और किस तहरीक जगह पे आगाज- होगा? मुझे ना वो थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, लोकेशन आइडेंटिफाई। मैं रास्ते में आते मैं स्टडी कर रहा था, वो मेरी बात की बकर इन्होंने मंडी है कोई वहाँ के करीब, वहाँ पर कोई 100% तायद की है कि ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता हमारी गवर्नमेंट का कि जी जलसा करें ना करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। और खुद कह रहे हैं इस्लामाबाद इंतजामिया ने इजाज़त दी है, तो उनका शुक्रिया ही अदा कर तो दें। डीसी का शुक्रिया अदा कर दें। जो डीसी कैंसिल ना करे, जिस दिन कर लेंगे शुक्रिया भी अदा कर लेंगे। अगर कल डीसी ने फिर कैंसिल कर देना है तो फिर डीसी ने हमें और आपको हमारी- दस्ते गिरफ्तारी कराना है। हमारी फिर आप इस्लामाबाद डीसी को की- पूछेंगे, हमारी फिर आप इस्लामाबाद डीसी को की पूछेंगे कि क्यों कैंसिल किया है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है जिसे हेड करते हैं चीफ कमिश्नर, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर सर्वेलेंस कर रही होती है कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी भी होती है। बिल्कुल है, उसमें जिसमें कौन- चीफ कौन कमिश्नर होता हेड करते हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, मुख्तलिफ जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके कुछ अफसरान उसमें होते हैं, और वो रिपोर्ट देते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त किस तरह के मामलात हैं, कोई थ्रेट है नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। पिछली दफ़ा भी उसी कमेटी की उसके ऊपर रिकमेंडेशन पे जलसा कैंसिल हुआ था। बहरहाल हम करें जलसा, कुछ नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पे फैसला होता है कि जलसा होगा या नहीं होगा। वक्फा तो लेना ही पड़ेगा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज के अखबारात में कुछ खबरें शाया हुई हैं और इन खबरों में बताया गया है कि IMF का पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ ख़त्म करने का मुतालबा। सुर्खी में तो मुतालबे का लफ्ज़ है, लेकिन जब आप मतन पढ़ेंगे ख़बर का तो उसमें लगता है कि IMF ने हुक्म दिया है। IMF ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों पर 14 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी 30 सितंबर तक ख़त्म करने का मुतालबा किया है। IMF ने नए कर्जा प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी हैं। पहली शर्त, IMF के 37 माह के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबा ऐसी कोई सब्सिडी नहीं दे सकेगा। दूसरी शर्त, सूबे कोई ऐसी पॉलिसी या इकदाम मुतारफ़ नहीं कराएंगे जो $7 अरब के प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ हो। तीसरी शर्त, सूबे किसी भी ऐसे इकदाम से पहले वजारत ख़जाना से मशवरा करेंगे। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसकी तरदीद की है। उनका ये कहना है कि हमारे पास कोई वफाक की तरफ से या IMF की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन या कोई तहरीरी तौर पे ऐसा हुक्मनामा या मुतालबा नहीं आया। लेकिन मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें ये लिखा हुआ है। मैं अभी ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है, मैं इसको दिखाना नहीं चाहता, मेरे पास है। ये ना हो कि जी मेरे पे कहें जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी कर दिया आपने। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इतलात ये हैं कि न सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते न सिर्फ वफाक बल्कि सूबों को भी IMF ने कह दिया है कि ये जो आपने ये बिजली के बिलों पे जो रिलीफ देने का जो अनाउंस किया है इसको आप ख़त्म करें, 30 सितंबर से पहले ख़त्म कर दें। और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसके मुताबिक चारों सूबाई हुकूमतों ने एग्री भी कर लिया है, ठीक है। लेकिन पंजाब हुकूमत कहती है हमें नहीं पता। तो इससे ये नहीं लग रहा कि एक कम्युनिकेशन गैप है वफाक और पंजाब के दरमियान? कम्युनिकेशन गैप तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप है और होनी चाहिए, सबके साथ होनी चाहिए वफाक की। मैं तो ये कहूँगा
दूसरी बात है, और है हमारी तरफ से है, अगर केपी में इधर उधर कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो वो इनकी तरफ से हो सकती है। हमारा तो बड़े फ़राख दिली के साथ प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब सूबों को साथ लेके चलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सब चीफ मिनिस्टर्स की। देखिए ये एक बड़ा एक टेक्निकल मामला है। 14 रुपये फ़ी यूनिट की सब्सिडी जो पंजाब में दी गई, ज़ाहिर है इस वक्त जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे और अवाम उस बोझ तले दब रहे थे, तो चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये एक अवाम की फ़लाह के लिए एक स्टेप लिया जो बड़ा खुशाइंद है और अप्रिशिएबल है। अब उसमें तकरीबन फ़र्क कितना पड़ा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज जिस बंदे का बिल तकरीबन 10,000 था, उसे उस 10,000 का बिल जो है ना वो 6,500 या 7,000 रुपया रह गया। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो ये फ़र्क जो है आम आदमी के लिए रिलीफ उन्होंने दिया था। IMF बदकिस्मती से हमारे मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं कि हमें जाना पड़ा उनके साथ, और ये जो हमारे साथ वो ताउन किया उन्होंने एग्रीमेंट हुआ, तो हम उनके चुंगल से भी आज़ाद नहीं हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर एंड फेयर अबाउट इट। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी उनके साथ आखिरी डील हो और हम इतने खुद कफ़ील हों और माशी तौर पे इतने स्टेबल हों कि दोबारा उनके पास ना जाना पड़े। उन्हें भी हम ज़ाहिर है उनके कर्ज़े की कुछ शराइत हैं और वो मानना वफाकी हुकूमत की मजबूरी है या ज़िम्मेदारी है, आप कह सकते हैं। आपके ख्याल में ये अच्छा इकदाम नहीं था पंजाब हुकूमत का जिसको IMF रिवर्स करवाने की कोशिश कर रही है? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब ने 2 महीने के लिए मदावा करने की कोशिश की है, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह लोग हालात में फंसे हुए मर रहे हैं, मज़दूर तबका हमारी छोटी इंडस्ट्री तबाही के दाने पे पहुँचे चले, इसमें उनको थोड़ा सा मतलब कि एक मॉरल सपोर्ट मिली। लेकिन मैं इसको ये नहीं समझूंगा कि इससे उनकी बड़ी कोई हौसला अफजाई मतलब कि आवाम की हो गई है। ये टेम्परेरी रिलीफ था। अगर ये टेम्परेरी रिलीफ भी नहीं IMF से ले सकते तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर इनको वैसे ही विड्रॉ कर जाना चाहिए हर बात से, कि फिर ये किस बात की हुकूमत कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ जल्दी से इसका जवाब ले लूं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में रहकर ये टेम्परेरी रिलीफ भी नहीं दे कहा सकते। था कि IMF के पास जाने से पहले मैं खुदकुशी करूंगा, वो पता नहीं कौन सी थी, फिर भी चली गई IMF के पास। यही बिजली थी, यही बिजली थी कोरोना के दिनों में, और लोगों के घरों में पैसे भी पहुंचाए गए थे और उसका अमाउंट भी आप देख रहे हैं। आप दोनों डॉक्टर साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इख्तिलाफ राय किया और तहजीब और शाइस्तगी का दामन भी नहीं छोड़ा, जिस पे मैं आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। पाकिस्तानी अवाम को आपने आज ये बताया है कि जो इख्तिलाफ राय है वो तहजीब के दायरे के अंदर भी हो सकता है, इसलिए मैं दूसरी दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और आपसे इजाज़त।